तो जय हिंद एवरीवन। और आज हम अपना पार्ट 1 ऑफ आवर चैप्टर 2 जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में मोस्टली हम बात करने वाले रोमन एम्पायर की, उसकी थोड़ी राइवलरीज के बारे में जो कि ईरानियन वगैरह के बारे में थी। बट उससे पहले हम ज्यादातर मोस्टली हम रोमन एम्पायर के बारे में कवर करने वाले हैं। तो जब हम अपना पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, जो रोमन एम्पायर था ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रखा था। कहाँ से? यूरोप से, और जो कि फर्टाइल लैंड थे, और उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका के कुछ हिस्से के। मान लो ये मेडिटेरियन सी है, तो इसके ऊपर का हिस्सा ये जो रेड वाला मैं कर रहा हूँ, और इसके नीचे से थोड़ा सा हिस्सा ये क्या था? ये पूरा रोमन एम्पायर, ये बीच में मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो ये जो पूरा रेड वाला हिस्सा है मेडिटेरियन के आसपास का, ये क्या था? रोमन एम्पायर कहलाया करता था। तो इसी में हमने लिखा हुआ है कि कैसे पॉलिटिकल वहां का सिनेरियो चेंज हुआ, कैसे लोग डिवाइड हुए, फिर उनके बारे में, जो उनकी स्लेव इकोनॉमी, इसके बारे में, ये सारी जो चीजें है ना, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो इस अगर हम ब्लू कलर वाले इस लाइंस को ध्यान दें तो इसमें बता रखा है कि रोमन की जो हिस्ट्री है वो उनके सोर्सेस हमें पता रखते हैं। जब भी हम कोई सा भी आप हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, उनके जो सोर्सेज होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो सोर्स होता है वो है टेक्स्ट, जो भी किसी ने कुछ लिखा हुआ है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स, तीसरा मटेरियल रिमेन्स। जब हम पहला टेक्सचुअल सोर्स की बात करते हैं, उनके उस टाइम पे जो टेक्सचुअल सोर्स जो लिखा जाता है उन्हें हम कहते हैं एनल्स। ठीक है, एनल्स किसे कहते हैं? जो टेक्सचुअल सोर्सेज थे उन्हें कहा जाए। जैसे जिसके अंदर लेटर्स आ गए, अगर मैंने आपको कोई चिट्ठी भेजी है, किसी राजा ने अपने सैनिक को, सैनिक ने किसी राजा को, तो वो चिट्ठी होगी। या स्पीचेस, जो कोई भाषण दे रहा होगा राजा, जैसे खड़े होकर अपने बैल्कनी में अपनी प्रजा को अगर कोई स्पीच दे रहा होगा, सरमन्स, लॉज, ये सारे क्या हुई? ये सारे के सारे टेक्सचुअल सोर्स के अंदर आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्स, डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या होता है? मेनली दो टाइप के होते थे। एक हो गया इंस्क्रिप्शन, दूसरा हो गया पपायरी। इंस्क्रिप्शन क्या हुआ? पहला ये वॉल है, इस वॉल पे कुछ मैंने कार्व कर दिया, मैंने लिख दिया कि ही इज बेस्ट। ये मैंने उसे कार्व करके उस दीवार के ऊपर लिख दिया है। अब मान लो काफी सालों बाद अगर किसी को ये वॉल मिलेगी जिसपे कार्व किया होगा, सालों मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि 100-200 साल बाद, जब भी पूरी मिट्टी में दफन हो चुकी है, कि मैं एम्पायर पूरा खत्म हो चुका होगा, उसके बाद अगर कोई आएगा तो देखा रे ये चीज लिखी थी, मतलब कि एम्पायर अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, ही इज द बेस्ट। तो इससे ये पता चलता है, हाँ इंस्क्रिप्शन समझ आ गया क्या चीज है। और ये पपायरी क्या है? पपायरी जो है ना, यहाँ पे ये वर्ड देखो, पपायरस। पपायरस एक प्लांट है रेड लाइक, जो कि कहाँ मिला जाता है? नाइल नदी के पास में, जो कि है इजिप्ट में। तो जब पपायरस प्लांट है, आज के टाइम पे अगर तुम ये नोट्स लिख रहे हो तो तुम एक पेपर पे लिख रहे होगे, वो क्या होता है? ट्री को अच्छे से डिफाइन करके पेपर के नोट्स, पेपर बनता है। वैसे पपायरस प्लांट होता है, उसे रिफाइन करके क्या बनता था? पपायरी बनता था, और उस पर फिर लोग लिखा करते थे। ये बात समझ आ गई। और ग्रीक और लैटिन में लिखा जाता था मोस्टली। फिर हम आगे जब चलते हैं, ये तो हमारे डॉक्यूमेंटल सोर्स हो गए जो कि हमें मिलता है ये। और उन सोर्सेज में क्या लिखा हो? जैसे किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, कोई भी अकाउंट्स हो गए, लेटर्स हो गए, ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये सारा हमें कहाँ मिलता है? पपायरस पे लिखा, पपायरी पे लिखा हुआ मिलता है, जो कि पपायरस प्लांट का होता है। और जो बंदा इन्हें पब्लिश करता था उसे क्या कहा जाता? पपायरोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता था। फिर हम बात करते हैं अपने मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स क्या होता है? जो भी बचा हुआ, अगर मान लो आप किसी घर में रह रहे हो, 100-200 साल बाद ये आपका घर और ये पूरी जो जगह ये तबाह हो जाती है, और 100-200 साल बाद अगर इसकी खुदाई होती है तो आपकी बिल्डिंग्स बची होगी या कुछ भी जो भी रिमेन्स बचा होगा उसे हम मटेरियल रिमेन्स के अंदर काउंट कर देते हैं। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मॉन्यूमेंट हो गया, अदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि पोएट्री, कॉइन्स, मोज़ेक, लैंडस्केप, ये सारा क्या होता है? ये सारा मटेरियल काउंट्स के अंदर आता है। तो हमने सबसे पहले टेक्सचुअल सोर्स पढ़ लिया, ये टेक्सचुअल सोर्स कौन कौन से थे। दूसरा डॉक्यूमेंट से हमें कैसे पता चलता है, और तीसरा क्या है? मटेरियल से, कि मटेरियल कौन कौन से बचे हुए हैं। फिर हम जब आगे पढ़ते हैं अपने रोमन एम्पायर के बारे में, कि रोमन एम्पायर के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो बता रखा है कौन से तीन, मोस्टली जो रोमन एम्पायर है, दो वहां पे इस जगह पे दो पावरफुल एम्पायर हुआ करते थे, एक था रोमन और एक था ईरानियन। ठीक है, तो जो दो पावरफुल एम्पायर कहाँ कहाँ स्ट्रेच थे? यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट में ये दोनों एम्पायर स्ट्रेच हुआ गए थे। क्राइस्ट के बर्थ से लेके उन जो
6-7 सेंचुरी तक या 630 सेंचुरी तक जो ये क्या था, ये दोनों एम्पायर एक टाइप से फ्लरिश थे। कौन कौन से दो एम्पायर थे? रोम के और एक ईरान का। रोमन और जो ईरानियन एम्पायर थे वो क्या थे? आपस में राइवलरी थी, आपस में एक दूसरे के एकदम कट्टर टाइप के दुश्मन थे और उन्हें काफी सालों तक क्या किया, लड़ाइयां लड़ी है। अभी अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो स्ट्रेच है ये पूरा का पूरा क्या है? रोमन एम्पायर का स्ट्रेच है। अब इसके बाद जो अब देख रहे हो आप, मिडिल ईस्ट में क्या है? ईरानियन एम्पायर का स्ट्रेच है। ईरानियन एम्पायर आप देख सकते हो कैस्पियन सी से नीचे से लेके पूरा अफगानिस्तान का हिस्सा कवर करता हुआ आपको दिख रहा होगा। इसमें ईरानियन में भी कई सारे जो थे एम्पायर, दो मेन टाइप के जो लीडर थे उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो एम्पायर थे वो एक दूसरे के आसपास थे, जैसे अब ये रोमन एम्पायर है और ये ईरानियन एम्पायर है, समझ रहे हो? एक दूसरे को टच करते हुए जा रहे हो। बीच में ना एक नदी बहती थी और एक लैंड था जो यूफ्रेटस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सेपरेटेड ओनली बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट रन अलोंग द रिवर यूफ्रेटस। मान लो यूफ्रेटस नदी के जो पास से जमीन जाती थी वही रोम और ईरान को अलग करती थी। क्या था? रोमन्स और ईरानियंस को अलग किया करती थी, जो यूफ्रेटस नदी के पास से जो लैंड जा रहा था। यहां तक किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं, हम मोस्टली इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? रोमन एम्पायर के बारे में, बट थोड़ा बहुत हम ईरानियन एम्पायर के बारे में भी हल्का फुल्का पढ़ेंगे। और चलो पहले सबसे पहले मैप देख लो, वाला साल नीचे वाला। आपको मैप दिख रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक मैप भी दिखाया था, बट आप ये चीज देखो, ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये किसका हिस्सा था? ये पूरा रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता। आपको ये नदी दिख रही है, राइन और ये दानूब। ये जो दो नदियां थी ना, ये बाउंड्री बनाती थी कि इससे नीचे नीचे जो है रोमन एम्पायर है, इससे ऊपर रोमन एम्पायर का कब्जा नहीं है। और अगर हम यहाँ अफ्रीका में आएंगे तो यहाँ पे हमें सहारा डेजर्ट मिलता था। तो सहारा डेजर्ट क्या करता? एज अ बाउंड्री वर्क करता था कि इससे ऊपर ऊपर रोमन एम्पायर है, इससे नीचे नहीं है। आज के टाइम पे हमें यहाँ पे फ्रांस और ये सारी कंट्री मिलेंगी। यहाँ पे आपको कौन सी कंट्री? ये तो इटली हो गई। यहाँ पे सीरिया वगैरह, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर जब हम ऊपर अब टेक्सचुअल सोर्स के ऊपर जाएंगे कि क्या, अब थोड़ा बहुत तो हमने पैराग्राफ भी करना ही है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इफ यू लुक द मैप, you will see the continent of the Europe, Africa separated by a stretch of waves of Spain। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है मेडिटेरियन सी, ज्यादा नीचे हो गया। हाँ, कई बार क्या होता है ना कि टेक्नोलॉजी पल्ले ही नहीं पड़ती है। हाँ, तो हाँ, ये आपको मेडिटेरियन सी दिख रहा है, यहाँ आपको स्पेन का हिस्सा, ये आपको सीरिया का हिस्सा। तो ये बीच की जो ये सी है, यहाँ पे रोमन एम्पायर ने बहुत टाइम से कब्जा किया हुआ था। क्यों? और ऊपर से रोमन एम्पायर का हार्ट जो है वो इसी मेडिटेरियन सी को कहा जाता है। ज्यादा ऊपर आ गया क्या? हाँ, ये इसी देखो यहाँ लिखा भी है, द सी इज कॉल्ड द मेडिटेरियन सी एंड इट वाज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। रोम डोमिनेटेड मेडिटेरियन एंड रीजन सी इन द बोथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ वगैरह फलान ढिमकाना। अब क्या हुआ कि जो रोमन एम्पायर थे ना, वो इस मेडिटेरियन सी को एकदम कब्जा करके रखा करते थे। क्यों? क्योंकि एक तो हार्ट रोमन एम्पायर का है, और मान लो अगर उन्हें, तो मिटा दूं मैं जरा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अगर उन्हें मान लो यहां से जाना है इस जगह पे, तब वो इतना लैंड का रास्ता कवर करते हुए ये पूरा क्रॉस करते हुए जाने से अच्छा प्रीफर करते थे ये वाला रास्ता, वाटर का। चीप पड़ता था, जल्दी पहुंचते थे और आसानी से भी। तो ये एक टाइप से कहते हैं हार्ट बॉडी का क्या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे मेडिटेरियन सी रोमन एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करती थी। और हम ये वही ऊपर बता रखा है इस वाले पैराग्राफ में कि ये राइन और दानूब जो रिवर है, जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, राइन और दानूब नॉर्थ की रोमन एम्पायर की बाउंड्री बताई थी, साउथ में सहारा डेजर्ट, वही चीज मेंशन की हुई है जो हम अभी आगे वाले पैराग्राफ्स में चेक मारेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेजर्ट कॉल्ड सहारा, जो कि वास्ट है, जो इसे करता था। ठीक है, ईरान कंट्रोल होल एरिया ऑफ कैस्पियन सी। मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिख रही है, जो कि मैंने यही पिक्चर आपको पहले भी दिखाई थी। तो इसमें हम ये देखने को मिलता है कि ईरान जो है कैस्पियन सी के नीचे का जो हिस्सा है, पूरा अफगानिस्तान तक जो स्ट्रेच है,
वो पूरा हिस्सा ईरान के कब्जे में था। फिर वापस जब हम इस पे आते हैं तो हम ये देखते हैं जो दो सुपर पावर थी, जो कि कौन सी थी, रोम की और एक ईरान की, उसने पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट दिया था, जिसे चाइनीज लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ताचीन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? किसी को यहाँ पे डाउट नहीं है तो बढ़िया बात है, फिर हम आगे चलते हैं। जब हम आगे बात करते हैं दी अर्ली एम्पायर की, अर्ली एम्पायर में हमें ये पता चलता है कि जो रोमन एम्पायर है ना, दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक तो क्या था, अर्ली रोमन एम्पायर, और एक लेटर रोमन एम्पायर। इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे कौन सा कहाँ पे था। तो अब हम आगे चलते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन जो दो सुपर पावर किसे कह रहे हैं, एक था रोमन और एक था ईरानियन। जो रोमन एम्पायर था ना, वो कल्चर बहुत डाइवर्स हुआ था एज कंपेयर टू ईरान। और ईरान के जो लोग थे, जैसे पार्थियंस और ससानियंस, ये क्या थी, डायनेस्टी थी जो ईरान में रूल किया करती थी। और जो एक मोस्टली जो पॉपुलेशन जिनके ऊपर रूल करती ना, वो सारे के सारे ईरानियन थे। बट रोम के केस में ऐसा नहीं था। रोम के केस में क्या थी, डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। फिर हम जब आगे इसे पढ़ते हैं, रोम का जो एम्पायर था वो एक पूरा मोज़ेक ऑफ टेरिटरी ऑफ कल्चर, डिफरेंट चीफ टुगेदर कॉमनली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यही चीज की वहां पे काफी सारी डाइवर्सिटी थी, और वहां पे जो लोग थे एक दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट किया करते, और रोम जो था एक कलेक्टिवली उन सब पे रूल आउट करता था। रोम में ना काफी सारी लैंग्वेजेस को पढ़ा या बोला जाता था। बट अगर जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, वहां पे लैटिन लैंग्वेज मोस्टली और ग्रीक लैंग्वेज जो है मोस्टली पढ़ी जाती थी। मतलब डॉक्यूमेंट के लिए वही लैंग्वेज यूज की जाती थी। फिर वर वाइडली यूज्ड इन द ओनली लैंग्वेज द अपर क्लासेस ऑफ दी। ठीक है, जो अपर क्लास होती थी वो क्या बोलती थी, वो ग्रीक लैंग्वेज बोलती थी। और जो वेस्ट में जो लोग थे उन्हें लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी। जो बाउंड्री इन दोनों के बीच की इन्हें सेपरेट करती थी, ये सब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बट ये जो थोड़ा बहुत है, जैसे अफ्रीका का जो हिस्सा है जिसे ट्रिपोलिटेनिया, यहाँ पे क्या लैटिन बोली जाती थी। और ये वाला जो हिस्सा है सिरेनाइका, यहाँ पे ग्रीक भाषा बोली जाती थी। ऑल दोज हु लिव्ड इन द एम्पायर वर सब्जेक्ट ऑफ सिंगल रूल, द एम्पायर रिग्रेटली लिव्ड एंड लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें ये चीज बोला गया कि वहां पे ना रोम पे एक ही एम्पायर का रूल हुआ करता था। अभी जरा हम कुछ चीज मिस हुई नहीं, यहाँ पे नहीं। जब हम अपने अगले पैराग्राफ पे आते हैं, यहाँ पे पता है अगस्टस के बारे में। अगस्टस कौन था, जो जूलियस सीजर जो है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जूलियस सीजर है। जूलियस सीजर का जो एडॉप्टेड सन था जिसका नाम था ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन ने अपना नाम चेंज करके क्या रखा था, अगस्टस। यहां तक बात क्लियर है कि अगस्टस कौन था। ये पहला एम्परर था इन 27 BCE में, जिसने एक सिस्टम बनाया था जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपेट। ठीक है, इसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। जब मिटा दो, थोड़ा सा ज्यादा हो गया हम। ठीक है, और अगस्टस ना एक टाइप से ना, मतलब एक सोल रूलर था, बट एक नाम का रूलर था। वहां पे मोस्टली जो लोग रूल करते थे ना, वो कौन थे, वो थे सीनेट। सीनेट जो था एक टाइप से, मान लो कि आपको एक राजा तो बना दिया है, बट मोस्टली जो वर्क होता था ना, वो कौन संभालता था, वो सीनेट संभालते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राजा को क्या बोलेगा, एज अ लीडिंग सिटीजन, नॉट एब्सोल्युटली द रूलर। बट एक असली राजा नहीं था। जो सारा काम कौन करते, वो सीनेट करती। ये सीनेट थी कौन, सीनेट एक बॉडी थी जो कि कंट्रोल करती रोमन एम्पायर को, ये मैंने आपको बता दिया है। और इन दीज डेज इट वाज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है, यहाँ साइड में, ये अब लेफ्ट साइड में रिपब्लिक बता रखा है, वाज द नेम ऑफ द रिजाइम इन विच द रियलिटी ऑफ पावर ले विद द सेनेट एंड बॉडी डोमिनेटेड बाय स्मॉल वेल्दी ग्रुप्स हु आर नोबल प्रैक्टिस। ठीक है, रिपब्लिक एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो अमीर है, पैसे वाले लोग है, और वो अपने हिसाब से क्या करते, रूल को चलाया करते थे। ऊपर एक बस किंग बना दिया जो एक टाइप से पपेट किंग था। फिर हम ये बाद में देखते हैं कि अगस्टस ने सीनेट को हटाने की काफी कोशिश की, और अगस्टस के बाद जितने भी किंग आए उनने सीनेट को साइडलाइन एक टाइप से नेग्लेक्ट करने की कोशिश की थी, और जो पावर है अपने रियल हैंड्स में लेने की भी कोशिश की थी। यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं? चलो बढ़िया है, हो तो बता देना भाई। फिर सेनेट एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज। काफी सेंचुरीज तक सीनेट जो था रूल करते रहे थे। बट रिमेन बॉडी एरिस्टोक्रेसी एंड दी वेल्थिएस्ट फैमिली, जो बता रखा है कि अमीर लोग जो थे यहाँ पे आते। और सीनेट के ने एक बार अगर सीनेट क्या था, अगर कोई एक बन गया तो उसका बेटा भी बन सकता है, उसके बेटे का बेटा का बेटा, पूरी एक लाइफ टाइम जितना उनकी फैमिली स्पैन चल रही है
वो सीनेट का पार्ट बन सकते हैं। और अगर कोई बंदा एक बार सीनेट बन गया तो जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो सीनेट बना हुआ रहेगा। जो इटालियन डिसेंट थे, मेनली लैंडलॉर्ड, मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्री हैव सर्वाइव इन द ग्रीक एंड लैटिन वर रिटन बाय द सेनेट। अब क्या होता है, जो कोई भी अगर हम सोर्स देखते हैं वो मोस्टली कौन लिखता था, सेनेट से लिखते थे, जो अपने हिसाब से उन्हें मोल्ड करके सेनेट हिस्ट्री को लिखा जाता। अब अगर किंग कोई है वो सीनेट को बहुत ज्यादा तारीफ करता है तो सीनेट किंग के बारे में अच्छा लिखते थे। बट अगर कोई किंग है जो सीनेट को बिल्कुल पसंद नहीं करता तो सीनेट उनके बारे में बुरा लिखा करते थे। यही चीज हमें आगे पता चली है। द वर्स्ट एम्परर, यही चीज इस वाले पैराग्राफ में बता रखी कि जो वर्स्ट एम्परर वर दोज हु हॉस्टाइल द सेनेट क्लास। और जैसे मैंने बताया था कि अगस्टस जो था वो उसने क्या किया था, सेनेट को साइडलाइन करने की कोशिश की और उसके बाद जितने भी राजा है उनने सेनेट को साइडलाइन करने की कोशिश की थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सीनेट एक टाइम धीरे धीरे करके ना सीनेट की पावर कम होती गई थी और सीनेट अपने पुराने टाइम पे जाना चाहते थे, जिस टाइम पे वहां पे उनकी ही पावर किंग के ऊपर हुआ करती थी। एक हमने बात कर ली किंग के बारे में, एक बात कर ली हमने सीनेट के बारे में। अब जो तीसरा पावरफुल चीज थी वो थी आर्मी। आर्मी जो थी ना एक टाइप से क्या थी, कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी। कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी कौन सी आर्मी होती है, कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी इज वन विच इज फोर्सबली रिक्रूटेड मिलिट्री सर्विस इज कंपल्सरी सर्टेन ग्रुप ऑफ कैटेगरी। मतलब कि जिस आर्मी में ना जबरदस्ती लोगों को ठूसा जाता था, ठीक है, ये कौन सी कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी, जो कि उन्हें कम से कम 25 साल की सर्विस देनी पड़ती थी। ये अगर आप बात करो 4th सेंचुरी बीसी, टोटल इतने लोग 100,000 6 लाख जो थी उनकी आर्मी थी। इतनी बड़ी आर्मी थी 4th सेंचुरी की जब हम बात करें तब की। और आर्मी जो था ना, देखो जब हम बात करते हैं आर्मी क्या होता है, आर्मी आपके एम्पायर को बचा सकती है, ठीक है, आपके एम्पायर को तबाह भी कर सकती है। अगर आर्मी जो है ना आपकी बात मान रही है तो आपका एम्पायर स्ट्रांग बनता जाएगा। अगर आर्मी आपकी बात नहीं मानी तो आपका एम्पायर वीक बनता चला जाएगा। तो हम यही चीज देखेंगे, राजा को अपनी जो किंग है उसे अपनी आर्मी से बना के रखनी पड़ती थी, नहीं तो आर्मी उनके खिलाफ क्या कर देती, म्यूटिनी कर देती थी। जैसे उन्हें क्या एक बेटर वेजेस प्रोवाइड करने होते थे, उन्हें अच्छी कंडीशन में रखा जाता था। अगर राजा इन सबको फुलफिल करने में दिक्कत कर देता या राजा को ये क्या कहते हैं फुलफिल नहीं करना होता था और किंग मतलब जो आर्मी है उसे कोई दिक्कत होती थी तो वो जो अपने किंग के खिलाफ क्या कहते हैं म्यूटिनी कर देते हैं। म्यूटिनी और सिविल, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखेगा सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या हुआ, जब इंडिविजुअल जो सिटीजन है वो जब हाथों में क्या कर ले, गन्स को मतलब आर्म्स को उठा लिया जाता है, तब उसे सिविल वॉर कहते हैं। म्यूटिनी वो होता है जब सोल्जर्स जो होते हैं अपने ही किंग या फिर अपने ही जो उन्हें जो रखते हैं, लैंडलॉर्ड्स हो गए, बड़े हो गए, कुछ कोई भी हो गया, तो उनके खिलाफ जो रिवॉल्ट करते हैं उसे म्यूटिनी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, इफ द सोल्जर्स फेल डाउन बाय द जनरल्स और इवन द एम्परर अगेन, आप पिक्चर रोमन डिपेंड्स, जो रोमन एम्पायर का पूरा डिपेंड किस पे करता, आर्मी के ऊपर डिपेंड करता था, वो किस तरीके से एम्पायर को संभालती है। तो सीनेट जो थे ना वो किसी आर्मी को बहुत ज्यादा हेट करते, क्यों, क्योंकि उन्हें लगता था कि आर्मी जो है ना काफी वायलेंस क्रिएट कर देती है अपने एम्पायर के अंदर में और कभी भी कर सकती है, कोई फिक्स चीज नहीं है। इस वजह से सीनेट को भी ये चीज पसंद नहीं थी, स्पेशली इन द 10th कंडीशन। और 3rd सेंचुरी में क्या होता, राजा ने क्या किया था, जो टैक्स थे ना वो इंक्रीज कर दिए थे, किसके ऊपर, लोगों के ऊपर, क्यों, क्योंकि उन्हें आर्मी की नीड्स को पूरा करना था। अब देखो एक टाइप से क्या लोग भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और एक साइड से आर्मी भी अपना पावरफुल होती जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक राजा को इम्पैक्ट करेगा, आज नहीं तो कल एक लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करता ही करता है। फिर जब हम बात करें टू सम ऑफ द एम्परर, तब देखो एम्परर हो गया, एरिस्टोक्रेट कौन हो गए, सेनेट्स हो गए, एंड द आर्मी, ये 3 प्लेयर थे जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर को संभाला करते थे। जब एक भी किसी भी इंडिविजुअल का जो एम्परर था उसका सक्सेस किस पे डिपेंड करता, उसकी आर्मी के ऊपर, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। When the army was divided, a result was civil war। जब मान लो एक आर्मी है 100 लोग, मान लो 90 लोगों की आर्मी है, अब वो डिवाइड होगी, 45 कह रहे हैं कि भाई इसे सपोर्ट करना है, 45 से कह रहे हैं। अब कुछ 45 में से भी अगर डिवाइड हो जाते हैं 22-23 के, 22-23 के, इस टाइप का डिवीजन, तो आर्मी क्या होती है, डिवाइड होती है, हमें दिखेगी। तो जब आर्मी डिवाइड होती है ना तब लोग अपने हाथ में हथियार उठाना शुरू करते हैं, तो इस टाइम पे हमें सिविल वॉर भी देखने को मिलता है इस एम्पायर। फिर अब जब हम 69 सेंचुरी की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि 4 एम्परर बदले गए थे, ठीक है, इस टाइम पे
ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर 4 एम्परर बदले गए हैं। तो सिविल वॉर की कंडीशन थी, जिसके हाथ में पावर आ रही थी वो गद्दी पे बैठ जाता, जिसके हाथ में पावर आ रही थी गद्दी पे बैठ। तो हमें ये पता चलता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जो पावर ऑफ डिवीजन, मतलब कि लोग अपने अपने हाथों में हथियार पावर्स को रखने लग गए थे इस टाइम पे। सिविल वॉर की तरफ घुसी थी। सेंस रिलेटिव सक्सेशन ऑफ थ्रोन वॉज बेस्ड। अब जो गद्दी होती थी, आपको ही पता है, अगर कोई थ्रोन पे बैठा हुआ है, ठीक है, कोई थ्रोन पे बैठा हुआ है, तो उसके जो अगली थ्रोन है वो किसे मिलेगी? या तो उसी के बेटे को मिलेगी, ठीक है। रोमन एम्पायर में दूसरा था, अगर उसने किसी को अडॉप्ट किया है तो। हमने जूलियस सीजर में देखा था कि जूलियस सीजर ने क्या किया था, अपने बेटे जो कि था ऑक्टेवियन, जिसका नाम अगस्तस था, उसे अडॉप्ट किया था और उसे गद्दी पे बैठाया गया था। फिर जूलियस सीजर का जो बेटा था, यहाँ पे लिखा हुआ है टिबेरियस द सेकेंड ऑफ द लॉन्ग रोमन एम्पायर, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, वो क्या था, द फर्स्ट एम्पायर टिबेरियस द अगस्टस, वो भी अगस्तस का अडॉप्ट। देखो यहाँ पे लिखा, ये रहा, नॉट द नेचुरल सन ऑफ अगस्टस, अगस्टस का असली बेटा नहीं था, वो भी एक अडॉप्टेड सन था। अगर किसी किंग को लग रहा है कि मेरी गद्दी पे मैं बेटा नहीं, एक आर्मी का जनरल बैठना चाहिए जो कि मेरे एम्पायर को बढ़िया, मतलब ऊपर सुप्रीम तक ले जा सकता है, तो वो जो एम्परर है वो अब उस आर्मी जनरल को भी वहां पे बैठा देता था उस गद्दी के ऊपर। तो ये सारे कुछ तरीके थे जिससे कि जो आपका एम्पायर है, जो थ्रोन है, वो एक दूसरे को मिल सकती थी। फिर जब हम बात करते हैं टिबेरियस की, टिबेरियस कौन था? अगस्टस का एडॉप्टेड सन था। ये रहा, आ गया। टिबेरियस कौन था? अगस्टस का अडॉप्टेड सन था। इसने कहा यार मेरे पापा ने इतनी जमीन तो ले रखी है, इससे ज्यादा जमीन लेके फायदा क्या है, मैं इस जमीन पे क्या करूंगा, अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अपनी डेवलप करूंगा, मतलब लोगों को अच्छी खासी सुविधा हो, इसमें बहुत अच्छी ग्रिप, ये कहते हैं छोटा ही हो बट बढ़िया हो, वही वाला टिबेरियस का प्लान था। अब इतनी जमीन दे दी, तो ये जो रीजन था ना टिबेरियस का, इसे हम पीसफुल रिजाइम माना जाता है कि अगस्टस के बाद जो एक आया था वो एक, टिबेरियस ने इतनी लड़ाई की नहीं, कोई लड़ाई की नहीं, उसने बस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को डेवलप करने में मदद की थी। द ओनली मेजर एक्सपेंशन इन द अर्ली एम्पायर वाज ऑफ ट्राजन, ब्यूटिस ऑक्यूपेशन टेरिटरी ऑफ यूफ्रेटिस रिवर, ठीक है। तो ट्राजन ने क्या किया था, ट्राजन का जो सपना था ना कि पूरे इंडिया पे, पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना है, ठीक है। तो ट्राजन ने क्या किया था, थोड़ा बहुत टिबेरियस का हिस्सा कैप्चर किया, टिबेरियस गया, उसने वापस वो हिस्सा उनसे ले लिया। तो यही एक हमें मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इस टिबेरियस के रीजन में। तो जब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक वाज अ ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल व्हिच वाज अकम्प्लिश्ड बाय, तो हम ये देखते हैं जैसे रोमन एम्पायर है, पहले कोई भी अगर तुम पौधा भी, अगर पेड़ भी बनाना चाहते हो, तो एक छोटा सा बीज होगा, फिर वो पौधे में कन्वर्ट होता है, फिर वो पौधा जो है एक पेड़ में कन्वर्ट होता है, फिर वो एक पेड़ एक जाइंट ट्री में कन्वर्ट होता है, मतलब एक पेड़ में, बड़े पेड़ में, ऐसे कन्वर्ट होता चला जाता है। तो वैसे ही रोमन एम्पायर था, वो डायरेक्टली इतना बड़ा नहीं हुआ था, धीरे धीरे करके उसने क्या किया, अपने आसपास की जो सराउंडिंग थी उसे एब्जॉर्ब करता रहा। एक टाइम इतना है कि उसके जो एम्पायर है, जिसे अभी आप मैप पे देख सकते हो, वो कहाँ पे हो गया, ये आपको यूके में स्कॉटलैंड दिख रहा है, यहाँ पे ये स्कॉटलैंड है, यहाँ से लेके सोचो ये फ्रांस स्पेन का हिस्सा तो पहले से ही था, इटली भी था, यहाँ से टर्की वगैरह, सीरिया वगैरह, ये सारे जो हिस्से थे, अब यहाँ तक इसका एम्पायर बढ़ गया था। और साउथ में कहा, इराक तक, ये जो हिस्सा है कोने में अगर आपको दिख रहा है, तो जहाँ में मार्कर चल रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा था इराक से लेके पूरा ये स्कॉटलैंड तक, ये हिस्सा रोमन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया था। फिर उसके बारे में यही बता रखा है कि ईस्ट साइड वाज फुल ऑफ सच किंगडम। अब ईस्ट साइड जो था ना, देखो मैप पे वापस चलो, जो ईस्ट का हिस्सा, टर्की, सीरिया, यहाँ पे पता है क्या, काफी सारे छोटे छोटे किंगडम्स एमर्ज होने लग गए, मतलब काफी छोटे छोटे किंगडम्स थे, बट उनके पास वेल्थ बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो रोमन ने क्या किया, वहां पे कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब वहां पे देखोगे आपको ऑलमोस्ट 5.4 मिलियन डिनरी पर ईयर की एक टाइप से वेल्थ मिलती, मतलब जो कितना होता था, 110,000 1,25,000 किलो सोना अप्रोक्सीमेटली इतना मिला करता था। ये चीज देख लो, मतलब कितनी वेल्थ थी ईस्टर्न साइड में ऑफ द रोमन एम्पायर। तभी रोमन एम्पायर धीरे करके क्या करता, उन्हें कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। जब हम बोलते हैं इनफैक्ट एक्सेप्ट द इटली विच वॉज नॉट कंसिडर प्रोविंस ऑफ दीज सेंचुरीज, ऑल द टेरिटरी ऑफ द एम्पायर वाज ऑर्गेनाइज्ड प्रोविंस। अब क्या था, ये अगर रोमन एम्पायर है, इटली को छोड़ के बाकी सारा जितना भी हिस्सा था ना, वो क्या एक छोटे छोटे प्रोविंस में
उसे डिवाइड कर दिया गया था। अब इससे क्या होता था कि रूल करने में आसानी रहती थी। ये इसका मतलब मेन क्राइटेरिया था प्रोविंस को डिवाइड करने का। एट इट्स पीक द सेकेंड सेंचुरी द रोमन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम दुबई, स्कॉटलैंड से लेके टू द बॉर्डर ऑफ अर्मेनिया, फ्रॉम द सहारा, यूफ्रेटस, समटाइम बियॉन्ड दिस। तो ये कहाँ तक स्ट्रेच हो गया था ये हमने मैप पे अच्छे से देख लिया है। तो अब क्या था, मॉडर्न सेंस टू हेल्प गवर्नमेंट विल वेल पॉसिबल एम्पायर कोप एडमिनिस्ट्रेटिव सच डाइवर्स। ठीक, वही चीज़ है जो हमने अभी भी ऊपर थोड़ी बहुत बात की है कि अगर राजा स्ट्रांग हो ना तो वो अपने एम्पायर को संभाल लेता, अगर राजा वीक हो तो अपने एम्पायर को कुछ भी कर ले, कितना भी स्ट्रांग एम्पायर क्यों ना हो, वो एम्पायर एक टाइम पे आगे कोलैप्स कर ही जाता है। फिर जब हम कुछ बात करते हैं ग्रेट अर्बन सेंटर्स की। अर्बन सेंटर्स क्या थे जो मेनली लाइक यूजफुल होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पर्पस हो गया, ये सब आज के टाइम पे हम बोलते हैं अर्बन सिटीज, वो सिटीज जो ज़्यादातर ग्रोथ दिखा चुकी है। तो अर्बन सेंटर्स के जैसे कि कौन कौन से, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया हो गया, एंटियोच, ये सारे क्या थे, बड़े अर्बन सेंटर्स थे। तो अर्बन सेंटर्स के ऊपर लगता था टैक्स, और वो किसे देते थे, रोम के किंग को। बट जो अर्बन सेंटर्स के अंदर पूरा का पूरा जो टैक्स है सिर्फ अर्बन सेंटर नहीं देते थे, अर्बन सेंटर के अंदर कुछ रूरल सेंटर्स भी होते थे जो अर्बन सेंटर को टैक्स देंगे, अर्बन सेंटर से कंबाइन करके किंग को टैक्स प्रोवाइड करता था। यही चीज इस वाले पैराग्राफ में लिखे, इट वाज दो द सिटी ऑफ द गवर्नमेंट वाज एबल टू टैक्स प्रोविजन कंट्रीसाइड व्हिच जनरेट मच ऑफ द वेल्थ फॉर द एम्पायर। यही चीज बता रखी है, व्हाट इज मेंट बाय द लोकल अपर क्लास एक्टिविटीज और रोमन एडमिनिस्ट्रेटर ओन टेरिटरी रेजिंग टैक्स देमसेल्फ। ठीक है, वही चीज है जो अभी मैंने अभी ये चीज समझाई ना, टैक्स, वही चीज बता रखी है। रोमन पॉलिटिकल ड्रामेटिक शिफ्ट फॉर इटली प्रोविजन थ्रू द सेकंड थर्ड of the class supplied most of the cadre of the commander। अब क्या हो रहा था ना, देखो यहाँ पे हम सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में देखते हैं कि इट वाज द प्रोविजनल अपर क्लास हु सप्लाइड। अब जो अपर क्लास होती थी ना, जिसे प्रोविजन में डिवाइड हो रखे हैं, इनकी जो फर्स्ट सेकेंड 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रोविजन है। इन 9 प्रोविजन में से जो अपर क्लास होती थी ना, सिर्फ वही आर्मी में जो कमांडर्स होते थे इन्हें भेजा करती थी। तो उनके अलावा जितने भी होते बाकी जो स्मॉल प्रोविजंस हो गए, ठीक है, या किसी और स्मॉल जो क्लास के बंदे हो गए, वो कमांडर ऑफ आर्मी नहीं बन सकते थे। बट हम धीरे धीरे करके ये चीज़ देखेंगे कि ये सब भी चेंज होता हुआ हमें नजर आएगा जब हम आगे और इसे डेप्थ में पढ़ेंगे। फिर जब हम यहाँ बात करते हैं, दे कम टू फॉर्म अ न्यू एंड एलाइट ऑफ administrators and military commanders who became much more powerful than the senators class became। ठीक है, अब क्या था, मैंने आपको बताया था सेनेटर्स कौन थे, सेनेटर्स पावरफुल पीपल थे। ठीक है, तो अब प्रोविजन जब इतने बटे, अलग अलग जो जगह जो थी इंडिया रोमन एम्पायर में जुड़ती गई, तो एक पहला तो रोमन एम्पायर ने कहा ठीक है, अब मान लो ये रोमन एम्पायर है, यहाँ पे ये जो कंट्री एक्स मतलब XY, रोमन एम्पायर ने इसके ऊपर क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो रोमन एम्पायर ने कहा हम आपको राजा यहीं पे रखते हैं, बस आप हमारे अंडर में ही रहना और हमें बस टैक्स देते हैं ना, हम आपकी जो भी इंटरनल जो भी प्रॉब्लम है वो आप ही सॉर्ट आउट करना, बस हम एक्सटर्नल संभालेंगे, इंटरनल आपकी जिम्मेदारी है। तो XY वाला जो राजा है वो खुश हो जाएगा, हाँ चलो ठीक है। तो कुछ अमीर बंदे तो XY टेरिटरी में भी होंगे ना, वो भी तो सेनेट वाले हिस्से में आना चाहेंगे, क्योंकि एट द एंड रोमन एम्पायर के ही तो अंदर आता है पूरा का पूरा XY एरिया। तो क्या हुआ, कुछ नए लोग भी एमर्ज होने लग गए जो कहने लगे कि हम भी सेनेट में आना चाहते हैं, और उन्होंने अपना ही एक अलग से क्या कहते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये सब बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सेनेट को क्या गुस्सा आएगा, सेनेट की पावर क्या होने लगी और कम होने लगी। फिर एक किंग आता है जिसका नाम है गैलिनस। गैलिनस क्या करता है, वो अपनी पावर को और एक्सीड करने की कोशिश करता है, और सेनेटर्स को, जैसे सेनेटर्स क्या होते थे, मिलिट्री कमांडर्स बन सकते थे। तो गैलिनस ने कहा कि नहीं, सेनेटर जो होंगे वो मिलिट्री कमांडर नहीं होंगे, सेनेटर से सारी मिलिट्री की जो पावर थी वो भी छीन ली गई थी। ये आपको बताया गया है इस वाले पैराग्राफ में। वी आर टोल्ड दैट गैलिनस फॉरबेड सेनेटर्स फ्रॉम सर्विंग इन द आर्मी। वही चीज कि सेनेटर्स को आर्मी से पावर छीन ली गई और आर्मी में जाने के लिए मना कर दिया, उन्हें कोई एक्सेस नहीं था। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर फ्रॉम द फॉलोइंग अदर हैंड। अब क्या हुआ था कि कई डिफरेंट नए नए लोग आए थे, नए नए प्रोविजंस बन रहे थे, नई नई क्लासेस एमर्ज हो रही थी,
तो सबको मौका मिलना चाहिए। अब सेनेटर्स जो थे, मैंने स्टार्टिंग बताया था, वो कैसे एक टाइप से राजा को एक पपेट राजा की तरह ट्रीट किया करते थे। बट जब ये धीरे धीरे करके अगस्तस जो आए, फिर उसके बाद और भी जो किंग्स वगैरह आए, उनने क्या किया, सेनेटर्स की पावर को कम करने लग गए। जैसे फिर गैलेनस आया, उसने क्या किया, सेनेटर्स को मिलिट्री में जाने से मना कर दिया और उनसे मिलिट्री की पावर्स छीन ली गई थी। उनने कहा मिलिट्री कमांडर वही बनेगा जिसकी योग्यता होगी। कहते हैं राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राजा बनने के हक में होगा। मूवी का डायलॉग है सुपर 30। तो क्या ही जा रहा है। फिर जब हम आगे बात करते हैं, टू सम अप, इन द लेट फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड एंड द अर्ली थर्ड सेंचुरी, द आर्मी एडमिनिस्ट्रेटिव वर इंक्रीजिंगली ड्रॉन फ्रॉम द प्रोविंस। अब क्या होता, जो रोमन एम्पायर के जो जितने प्रोविंस थे ना, वहां से क्या होता, एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे और आर्मी के जो कमांडर्स थे वो वहां से आने लग गए। अब ये रोमन एम्पायर है, मैंने आपको बताया था, ये XY जो है दूसरी टेरिटरी है, रोमन एम्पायर ने इसके ऊपर कंप्लीट टेक ओवर कर लिया, तो पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर ही है। तो जो XY का जो बंदा है वो अगर रोमन एम्पायर में आएगा, रोमन जो इटली में आता है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव में वर्क करता है, आर्मी में सब करता है, तो इस XY बंदे को भी लगेगा कि मैं एक रोमन एम्पायर को सर्व कर रहा हूँ, अपने एम्पायर को सर्व कर रहा हूँ। एक सेंस ऑफ नेशनैलिटी उसके अंदर जगती है, एक सेंस ऑफ प्राइड उसके अंदर जगता है, जो वो बाहर से आके रोमन एम्पायर में सर्व करता है। एज अ सिटीजन स्प्रेड टू दीज रीजन वॉज नो लॉन्गर ऑफ confined to Italy, ठीक है, but individual of Italian origin continued to dominate the Senate at least till the 3rd century, when the senator of the Peruvian origin became majority. These trends reflect the general decline in the Italy within the empire, both political and economic, and the rise of new elite wealthiest urban Mediterranean such as the other Spain, Africa. ये वही चीज बताई गई है कि अब सिर्फ कुछ ही जो सेनेट्स थे वो सिर्फ इटली से आते थे। अब क्या हुआ, उनने कहा कि नहीं, जो सेनेट्स होंगे वो इटली से नहीं, किसी भी प्रोविंस में आ सकते। क्यों? क्योंकि एक एनॉर्मस वेल्थ उस कंट्री में आई थी, नए नए अमीर लोग बाहर डेवलप होकर आए थे। तो हम देखते हैं सेनेट में, एडमिनिस्ट्रेटिव में दूसरे प्रोविंस के भी बंदे आना शुरू कर देते। वही चीज बताया, बोथ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड द राइज ऑफ न्यू एलिट्स इन द वेल्थिएस्ट एंड मोर अर्बनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द मेटेन सच एज द साउथ ऑफ स्पेन। Africa in the east, a city in the Roman sense, was the urban center with its magistrate, civil council, treaty, continuous. अब क्या होता था, कुछ विलेजेस होते थे, जरूरी नहीं वो जो विलेज है वो एक प्रोविंस के अंदर है, वो 2-4 प्रोविंस के अंदर भी वो विलेज को काउंट कर लिया जाता। विलेज इधर भी टैक्स दे रहा है, इधर भी टैक्स दे रहा है, इधर भी टैक्स दे रहा है। तो ये सारी भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ टाइप की टेरिटरी के ऊपर भी लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत चलती रहती थी उन प्रोविंसेस के बीच में। Thus, one city could not be in territory of the other city, but villages almost always were. वही बता रहे हैं कि एक सिटी किसी और प्रोविंस के अंदर नहीं आ सकती, बट कुछ विलेजेस थे जो एक प्रोविंस से ज़्यादा प्रोविंस के अंदर को काउंट कर लिया जाता था। Villages could not be upgraded to the status of city and vice versa, usually a mark of imperial favor. One crucial advantage of living in the city was simply the might of better. ठीक है। अब क्या था, जो विलेजेस थे ना वो सिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते थे, और जो सिटी है वो विलेज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और सेम केस, तो सिटी में रहने का फ़ायदा क्या था? अब देखो, सिटी में रहने का ये फ़ायदा था, मान लो ये सिटी है, ये विलेज है, तो सिटी क्या होती थी, एम्परर के पास रहती थी। तो अगर यहाँ पे कोई भी फेमाइन आएगा, कोई डिजास्टर आता है, तो रोमन एम्पायर सबसे पहले जो खाना पीना हेल्प कहाँ पहुँचती थी, सिटी में पहुँचती थी। और जब अगर यहाँ विलेजेस में आती थी तो थोड़ी लेट पहुँचती थी जो हेल्प पहुँचती। तो हम देखते हैं जो कंट्री साइड के लोग हैं, यहाँ इस वाले में यही चीज़ मेंशन किया हुआ है कि जो रोमन सिटीज़ है, रोमन एम्पायर, वो अपने कंट्री साइड पे ध्यान नहीं देते थे। जब कंट्री साइड में कोई दिक्कत आती, जो विलेजेस वगैरह में दिक्कत आती, तो रोमन एम्पायर इतना उन चीज़ पे ध्यान नहीं देते और हमेशा लेट जो है रिस्पॉन्ड किया करते थे। तो इसी वजह से लोग जो थे विलेजेस से शिफ्ट होके कंट्री साइड में आने लग गए थे। ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये एम्पी थिएटर है। यहाँ पे साइड में लोग ना बैठा करते थे और बीच में कुछ एंटरटेनमेंट, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है। ये चीज़ एम्पी थिएटर में यहाँ पे हुआ करता था। अब एक पब्लिक बाथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। आप अगर गुरुद्वारे में गए हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक पब्लिक बाथ सा होता है, लोग जाते हैं वहाँ पे आराम से अपना नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब ना खाते पीते कह रहा हूँ, वहाँ पे जाते हैं और नहाते आते हैं, ठीक है। बीच में एक सेंटर सा कुछ बाथिंग के लिए होता है कि कोई भी आके वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये एक ना इम्पोर्टेंट, मतलब ये एक फीचर था किसका, रोमन एम्पायर का। तो ईरानियन एक रूलर था, उसने क्या किया, ये सोचा कि मैं ये फीचर को ईरान में
लाने की कोशिश करूंगा। बट वहाँ के जो क्लर्जी लोग थे, जो एलीट लोग थे, उनने कहा कि पानी एक सैक्रेड एलिमेंट है, इसे पब्लिक बाथिंग के लिए हमें यूज नहीं करना चाहिए, और ये जो पब्लिक बाथिंग है ईरान में बैन हो गई, मना हो गई। फिर हम एक और चीज देखते हैं कि रोमन एम्पायर में 176 डेज ऑलमोस्ट, देखो 176, 365 में से जो डेज थे वो किस लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते थे, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते थे। अब इसका फायदा क्या होता था, एंटरटेनमेंट, हाँ ठीक है। अब लोग जैसे ज़्यादा खुश रहेंगे, अपने टाइम से अपना टाइम निकाल के जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, लोग अपने अपने स्किल्स को दिखाएंगे लोगों के सामने। बट ये जो चीज़ है ये हम ईरानियन में नहीं देखते हैं, यही चीज़ हमारे इसमें। फिर हम जब